गुड मॉर्निंग क्लास। आदिराज क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और अब तो आपका एग्ज़ाम की डेट्स भी आ गई है, यूपी पुलिस और रेलवे की, है ना। तो अब तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी आपके लिए। और अब हम कंटेंट का लेवल भी जो है थोड़ा सा रिलीवेंट बनाएंगे ज़्यादा, रेलवे और यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए। तो अब आपको क्या करना है, डेली अपना प्रैक्टिस अटेम्प्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है इसे। और चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई क्रम से x-1 सेंटीमीटर, x+1 सेंटीमीटर और x+3 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बतानी है आपको, ठीक है। और चार ऑप्शन आपके सामने है, 6, 10, 12 और 7, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट इसे। और तरीका वही रहेगा, क्या करना है आपको, बीच में वीडियो को रोकना है, अपना अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, उसके बाद के वहीं से क्वेश्चन चालू कर देना है। अपनी ट्राई जरूर करनी है एक बार। देखो, ये समकोण त्रिभुज की बात हुई इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। बाकी आप इसे ऐसे भी कर सको, ऑप्शन से भी कर सको, वो चीज़ अभी दिखाएंगे हम एक बार। तो हमें पता है कि ये क्या है। मैं अगर इसे नाम दे दूं ABC, तो आप एक बात समझो। सबसे पहले समझो कि ट्रिपलेट क्या होता है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कर्ण की बात हुई ना, तो ये क्या बनेगा आपके पास, AC² ये बराबर होता है आपके AB² प्लस BC²। अगर कभी भी एक एंगल 90 डिग्री होगा तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट फिट हो जाएगी आपकी। अब देखो, AC² क्या है यहाँ पे, ये कर्ण है मेरा, मतलब यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा आपका। AB क्या है इसके अंदर, AB मेरा क्या है, लंब है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी लंब का स्क्वायर। और ये क्या है, BC क्या है, मेरा आधार है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर कभी भी समकोण त्रिभुज होगा तो ये कंडीशन हमेशा सत्य होगी, है ना। तो अब देख लो, इसमें मैं क्या है, ऑप्शन को देखते ही अगर आपको क्या ट्रिपलेट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ऑप्शन देखते ही आप समझ जाओगे कि शायद ये मेरा आंसर होने वाला है क्या, ठीक है। इसे कर्ण की लंबाई बतानी है, ठीक है। अगर मुझे ट्रिपलेट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा आंसर शायद 10 हो सकता है क्या, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर और कोई भी वैल्यू कर्ण के लिए सही नहीं है ट्रिपलेट के हिसाब से। क्योंकि मुझे याद है कि 6, 8 और 10 ये एक ट्रिपलेट है। देखो समझो, 10 का स्क्वायर 100। ये देखो, अब आपका क्या है, ए भी आपने क्या लिया, चलो जो भी रहा होगा, आप देख लो इसके हिसाब से। एक वैल्यू 8 ले लिया मैंने, तो 64 हो जाएगा आपका, और एक 36 हो जाएगा। तो यानी इन दोनों के स्क्वायर उसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और ये देखो, इसी कंडीशन के लिए भी वेरीफाई है क्या ये चीज, इसमें इधर कंडीशन के लिए अप्लाई करके देख लूंगा एक बार। x+3, ठीक है। जो मेरा 10 है वो मेरा x+3 के बराबर हो गया। इसका मतलब x मेरा कितना हो गया, x मेरा 7 हो गया, है ना। ओके, चलो। अगर x7 हो जाएगा तो x+1 कितना होगा, x+, बस मैं इसे 1 को ऐड करूंगा तो 7+1 ये मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं x-1 अगर निकाल लूँ तो ये क्या होगा, 7-1 ये मेरा 6 आ जाएगा। और वो चीज़ जो मैंने अभी बताई थी वो वेरीफाई होगी क्या, 6, 8, 10, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है। बाकी आप क्या कर सको, इसे मान भी सको कि जो वैल्यूज आपसे दी गई ना इसके अंदर, आप उनको पुट करोगे और सोल्व कर लोगे। x+3, ठीक है। और एक क्या है, आपसे क्या दिया है, एक भुज x-1 दिया आपसे, और एक क्या दिया है, x+1 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर आप बेसिक से सोल्व करोगे, x+3 का स्क्वायर ये बराबर होगा x+1 का स्क्वायर प्लस x-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू पुट करके आपको सात सात की x आएगी, x की वैल्यू तो 6, 8, 10 देखने को मिलेगा आपको। तो इसीलिए मेरा आंसर यही होगा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें मुझे देखनी नहीं, ऐसे आपको किसी हिंट को पकड़ना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई इसे एक बार सब देख लेंगे इसे। इसमें क्या दिया आपसे, x+y+3 = 0। तो आपको क्या है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब -9xy+9 की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है।
तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो, देखो एक चीज दी आपसे, एक इक्वेशन दी आपसे, ये एक इक्वेशन आपके सामने है, और एक इक्वेशन की वैल्यू आपसे पूछ ली इसने, तो आप एक बात बताओ, इक्वेशन कितनी है जो आपसे गिवन है? ठीक है, आप देखो, सिर्फ एक इक्वेशन दी है, ये तो आपसे पूछा गया, इसकी तो आपको वैल्यू बतानी भाई। तो आप एक बात बताओ, इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर? एक्स और वाई। ठीक है, यानी एल्जेब्रिक वैल्यूज कितनी है इसके अंदर? दो है। तो इसका मतलब क्या, मैं एक वैल्यूज को अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकूं क्या? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वाई बराबर जीरो मान लिया। आप हमेशा याद रखियो, मान लो ये इक्वेशन चार है और वेरिएबल तीन है, तो तीन वैल्यू फिक्स हो जाएंगी आपकी, जितनी इक्वेशन होंगी उतनी वैल्यू फिक्स होंगी। उसके अलावा जितने भी वेरिएबल है आप अपनी मर्जी से पुट कर सको हमेशा। ठीक है, कभी अलजेब्रा पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे इस चीज़ को। तो अभी क्या है, मैंने एक्स, एक्स तो मेरा हो गया फिक्स, वाई बराबर मैंने जीरो पुट कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आप क्या करोगे, वैल्यू रख लोगे अब यहाँ पे आके अपने। ठीक है, वाई अगर मैंने जीरो पुट कर लिया तो मेरा एक्स बराबर कितना हो जाएगा? -3। मैं इसे पुट कर दूंगा भाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू -3 आ गया, तो आप बताओ एक्स की तीन की कितना हो जाएगा? -27। वाई तो जीरो हो गया, और इसके अंदर वाई हो गया, तो ये भी जीरो हो गया सारा का सारा, और प्लस का 9 आ गया। तो जब आप इस चीज़ को सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? -18। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का, कि जितनी इक्वेशन होंगी उतनी ही वैल्यू फिक्स होंगी, उसके ज़्यादा जितनी भी होंगी तो आप क्या करोगे, अपनी तरफ से पुट कर दोगे, जो भी पुट करनी होगी आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको वर्क एंड टाइम से है, एक बार क्वेश्चन की रीडिंग करो। क्वेश्चन की रीडिंग कर लो एक बार। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी इसे 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? ठीक है, सबसे पहला टास्क है कि मैं ए और बी की एफिशिएंसी किसी ना किसी तरीके से पता कर लूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि ए 16 दिन में काम को कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला मेरा टास्क कि मुझे एटलीस्ट काम पता लगे कि काम करना क्या है मैं। तो मैंने कोई ना कोई काम माना, और काम मानने का तरीका क्या होगा, आप इनका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, चलो 16 का और भाई 12 का एलसीएम क्या होगा आपका? 48 ले लो आप एलसीएम। आपने मान लिया कि 48 आपका टोटल काम है जो आपको करना है। ठीक है, अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये तो टाइम था, अब एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब देखो आप समझो बात को, कि 48 काम को करना, ये 16 दिन में कर सके, तो प्रत्येक दिन उसने 3 काम किया होगा क्या? जब भी तो भाई 16 दिन में काम पूरा होगा। ऐसी 12 है जो, वो 48 काम करना उसे, 12 दिन में करना 48 काम, तो पर डे कितना काम करना पड़ेगा? 4 काम पर डे करना पड़ेगा क्या? ठीक है, यहाँ तक अपने क्वेश्चन को आपको करना है, सारे क्वेश्चन यहाँ तक सेम ही होंगे। अब आगे देखो आप कंडीशन क्या है। उसने कहा कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। अब एक बात बताओ, जब ये दोनों बंदे काम करना शुरू कर देंगे तो इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, यानी दोनों बंदे लग रहे तो दोनों की ताकत लगेगी। तो भाई 4 और 3 7, यानी 7 की पावर से, 7 की ताकत से कितने दिन काम किया इन्होंने? इसने बोला कि उन्होंने एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम किया। तो भाई इतना काम डन हो गया क्या? ये डन हो गया काम, ये तो मैंने कर दिया भाई। अब काम बच कितना गया? 20 काम बच गया। अब देखो कौन चला गया, अब देखो बी ने शेष काम अकेले किया भाई। ठीक है, अभी तक डेज कितने हो गए? 4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना, मैं इधर लिख दूंगा भाई, कभी आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ। 4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे देखो कि 20 दिन का काम, सॉरी 20 काम है अभी हमारे पास, करने वाला अकेला बी है। बी एक दिन में 4 काम करे, तो भाई 20 कामों कितने दिन में निपटावे भाई? 5 दिन लगेंगे इसे, 5 डेज ये हो गया हमारे। तो इसने पूछा क्या, ये बताओ। देखो बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, बी यहाँ पे भी मौजूद था और बी यहाँ पे भी मौजूद है, तो मुझे बी के डेज बताने भाई। ठीक है, 4 दिन पहले वाले और 5 वाले, तो 9 डेज लगेंगे भाई। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या है कि बी ने अकेले शुरू से लगा था और आखिरी तक 9 के 9 दिन है बी ने काम किया हमारे साथ। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करने की ट्राई करो एक बार। ठीक है,
ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है, उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से देख लो एक बार। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप ऐसे कर पाए, समझ पाए, तो ये चीज़ें आपकी आसान कर देगा। इनकम जो होती है, एक्सपेंडिचर जो होता है, और सेविंग जो होता है, आपकी इनकम आप कैसे कैसे यूज ले सकते हो, या तो आप उसे खर्च कर दोगे या फिर सेव कर दोगे। ठीक है, चलो इसने बताया कि ए और बी की मासिक आय यानी मंथली इनकम क्या होगी, 11 और 13 के रेशो के अंदर है ए और बी की, है ना। चलो, यानी ए और बी 11:13 के रेशो में कमाते हैं। ठीक है, उसने कहा कि उनके व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर क्या है, 9 और 11 के रेशो में है भाई। खर्चों का अनुपात 9 और 11 है। ठीक है, और उसने बताया कि सेविंग कितनी है। उसने कहा कि ये 4,000 रुपये महीना बचाता है। ठीक है, और ये भी 4,000 रुपये महीना बचाता है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है। ठीक है, आपको क्या है, ऐसे कैंची गुणा कर देनी नहीं। ठीक है, बताओ कर दोगे, फिर इसकी कर देनी है। ठीक है, और आपको क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस। बड़े छोटे से मतलब नहीं है, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा दोगे आप। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आप कैंची गुणा कर दोगे ऐसी, उनका भी आप डिफरेंस ही लोगे। ठीक है, आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू टारगेट करनी है, फिर जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो आपसे कुछ भी चीज़ पूछ सके, यहाँ से जो भी पूछेगा आप उसे आंसर कर दोगे। ठीक है, तो ये देखो 11 11 121 हो गया आपका। ठीक है, मैंने देखो साइन लगाया, ये है कि डिफरेंस, बड़े में से छोटे को घटाना मुझे। ठीक है, अब ये देखो आप, 9 तिया 27, 2 कैरी हो गया, 9 10 11। ठीक है, 117 आ गया। ठीक है, यानी डिफरेंस से मतलब है मुझे मुझे डिफरेंस मिला 4। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है वो देखो आप ये देखो, 9 चौक 36, 36,000 हो गया आपका। 11 चौक 44, 44,000 हो गया आपका। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, 8,000 आ गया। ठीक है भाई, इधर से 4,000 आया, सॉरी 4 यूनिट आया था, और यहां से मिला कितना, 8,000, यानी 4 की वैल्यू 8,000 है। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये चेक कर लो आप। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपये हो जाएगी, और मुझे बताना क्या है, इनका डिफरेंस ही बताना है क्या। 1 मिनट, क्या कर दिया, 4 की वैल्यू 8,000 आ गई, 2 की बतानी ना, सॉरी भाई, ये 4 की नहीं है, 2 की वैल्यू बतानी है ना आपको, डिफरेंस बताना। तो इनका डिफरेंस 2 है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है भाई, तो 2 की वैल्यू 4,000 ही आ जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट निकालने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, क्यों निकाल लोगे भाई, जब आपसे पूछा ही 2 की वैल्यू, इसने पूछा कि इनकम का डिफरेंस बताओ आप, उनकी आय का अंतर। ठीक है, तो 1 यूनिट पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, 2 यूनिट ही चाहिए, तो आप 2 यूनिट टारगेट करोगे। 4 की वैल्यू 8,000 है, तो 2 की वैल्यू 4,000 हो जाएगी। यही आपका क्या है, आय का अंतर है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन को कर देना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप इसे एक बार पढ़ोगे। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। यानी उसने क्या कहा कि आपका सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और 4 वर्ष के लिए आपने 10% की रेट से दे दिया अपना पैसा। ठीक है भाई, और दूसरी कंडीशन क्या है, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर इसने दे दिया, कितना है डिफरेंस, इतना दिया है भाई। ठीक है, आपको राशि ज्ञात करनी है, अपना प्रिंसिपल बताना आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबसे पहली कंडीशन के हिसाब से मैं देखूंगी 10% के रेट से 4 साल के लिए दिया गया। ठीक है, पिछले कई क्वेश्चनों में यार आप यूज भी कर लिया आपने से ऑलरेडी, ये 40.41 आवेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा कैसा निकालना, कोडिंग निकाल लो आप। ठीक है, सॉरी 4 6 4 1, क्लीन कर दो इसे। आप अब देख लो इसे 1 मिनट, 4 6 4 1, ये आपकी कोडिंग हो जाएगी 4 साल के लिए। ठीक है, आप इसे क्या करोगे, 10% की रेट है, तो 10 का 10% 1.1। ठीक है, ये आ गया आपकी कोडिंग। तो ये देखो अब जोड़ लेंगे हम इसे, 40, 6.4.01। ठीक है भाई, 0.41, 6 और 4,
आप जब प्रैक्टिस करें तो याद हो जाएगा, मुझे ऑलरेडी याद था क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट के अंदर भी 2-3 बार इसको ऑलरेडी यूज ले लिया मैंने, है ना। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप 2 साल के लिए चेक करोगे सही, तो आपको पता भी है 10 और 10, फिर 10 पे फिर एक बार फिर लगाओगे आप ब्याज लोगे, तो 21% आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देख लो डिफरेंस आपका सीआई परसेंट के अंदर कितना है, उसे मैं उसके इक्वल कर दूंगा और अपना 100% की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, सीआई परसेंट के बीच देखो डिफरेंस कितना है। ये चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत ही तो आपको डिफरेंस देगी। ठीक है, 0.41, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया कितना, 2, 25.41% ये डिफरेंस आ गया आपका। ठीक है भाई, ये किसके इक्वल दिया, हमारी भाषा में तो ये आया भाई, चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 4 साल के लिए दिया और 2 साल के लिए दिया। ठीक है, लेकिन उसने कितना दिया, उसने ये दिया भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अब, मेरा जो 50 और 82 है वो किसकी वैल्यू है, 25.41 की वैल्यू है क्या भाई। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक भाई, मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट हटेगी तो इधर जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, तो मैं 1% की वैल्यू टारगेट करूँ तो ये 2 बार चले जाएगा, 1% की वैल्यू आ गई 200। बताना कि आपको अपनी राशि बतानी है भाई। ठीक है, प्रिंसिपल ज्ञात करना, तो 100% की वैल्यू बता दो आप, 2 जीरो इधर बढ़ जाएगी, 2 जीरो इधर, इतने रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कर देना आप, 2,000, 20,000। ठीक है भाई, 20,000 आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डिस्काउंट का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन टफ क्वेश्चन इसमें बनाना पॉसिबल है, थोड़ा डाटा टफ कर देंगे तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अगले सेट जो आएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करते करते लास्ट जो सेट होगा वो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगा कि आपको लगेगा कि हाँ, और जिस दिन रियल पेपर दोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि सारे क्वेश्चन यहीं से आ गए। ठीक है, चलो, क्या कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की एक और छूट प्रदान करती है, यानी आपको 10% तो मिल ही रही थी, एक और मिल गया आपको छूट। ठीक है, और क्या हुआ, सेल की छूट और ये जो कूपन मिला ना, दोनों का यूज करके 216 रुपये देने पड़े उसके बाद आपको सिर्फ। ठीक है भाई, तो आपको एक्स का मान बताना है, यानी जो सेकंड वाला डिस्काउंट है ना कूपन वाला, उसकी वैल्यू आपको बतानी। तो एक इजी क्वेश्चन है, एक बात बताओ, स्टार्टिंग में ये था क्या प्राइस, लेकिन कितना देना पड़ रहा, सिर्फ 216 दे के काम चल जाएगा। ठीक है, और पहली छूट कितनी है, 10%, तो यानी 10 से 9 हो जाएगा एक बार के में, दूसरे वाली छूट की वैल्यू आ जाएगी ये डायरेक्ट। ठीक है, दूसरी जो आएगी वो डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया 40 इधर, ये आ गया इधर 24, एक बार फिर से काट सको आप इसे। ठीक है, किससे काट लूँ, 4 से, ये 10 है मेरा। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने 4 का डिस्काउंट दिया किस पे, 10 पे। ठीक है, ये 2/5 है, 40% आ गया सीधा, है ना। आपको पता भी होगा या फिर आप करके देख लियो भाई, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 40% आ गया, बाकी मुझे दिखाना जैसे कि भाई 2/5 आ गई वैल्यू, 2/5 देखते हो कि भाई 1/5 की वैल्यू 20%, और भाई 2/5 की वैल्यू 40%, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, ऑप्शन में मैच हो गया, बस कहानी खत्म है। ठीक है, बाकी आप इसे ऐसे देख सको भाई, क्या हुआ इसमें, एक पहला डिस्काउंट क्या है, पहला डिस्काउंट है 10% का, 10 से 9 चला जाएगा आपकी वैल्यू। ठीक है भाई, सेकंड वाला आपको पता नहीं, आप इसे एक्स से वाई मान लो। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज क्या आई, उसके बाद 400, 400 वाली चीज 216 में मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये चीज़ यहीं से बट्टे में आती है। ठीक है, ये हम डायरेक्ट याद रखते हैं, थोड़ा चीज़ें आसान हो जाए, एक स्टेप को आप खा जाओगे ऐसे करके, ये वही चीज़ें हैं सब। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, है ना, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है आपका, सेम। ये क्या कह रहा है भाई, ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा, और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5,625 रुपए का भुगतान किया, तो ए के लिए, ए ने कितने रुपए का भुगतान किया था इसके लिए, बस ये बताना आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा भाई। चलो मैं कर देता हूँ इसे, समझो। अगर ए के लिए मैंने 100 मान लिया, इसे कई तरीके हो सके, सबके अपने अपने तरीके हो सके, आप भी 2-3 तरीकों से कर सको इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ए का मैंने 100 मान लिया,
तो अब इसने क्या बी को बेच दिया 25% के लाभ पे, तो 125 हो जाएगा क्या भाई। लेकिन अब क्या देखने को मिला आपको, इसने क्या करा, इसने सी को बेच दिया 10% की हानि पे। ठीक है, अब देखो इसका 10% कितना होगा, मुझे पता है कि मैं एक जीरो उधर जंप करवा दूंगा, 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 12.5 आ जाएगा। 125 में से मैंने 12.5 जब मैं माइनस करूंगा तो 112.5 ही आ जाएगा क्या भाई, 112.5 आ जाएगा क्या। ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे से ये दी है उसने। ठीक है, सी का ये रहा मेरी बात में, लेकिन उसने क्या कहा, सी के लिए इसका मूल्य ये है। ठीक है, तो यानी 112.5 की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 5625 रुपये। ये जीरो इधर से हटा के आप इधर लगा सको, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये कितना मल्टीपल है, ये 5 मल्टीपल है भाई। इसका सीधा दिख रहा 11 पंजे 55, थोड़ा सा कम है, इधर से पंजे पंजे 25 हो जाएगा सीधा। आप ऐसी मल्टीपल थोड़ा हिंट से ले ले करो तो ज़्यादा बेटर है, गुणा ना करके। ठीक है, चलो अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ए के लिए बताना कि ए का सीपी कितना रहा होगा, 100 मान रखा भाई हमने, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मल्टीपल हो जाएगा इसका। ठीक है, ये 500 रुपये आ गया। ऑप्शन से मैच करो, ऑप्शन सॉरी, एक जीरो हम कहीं पे, ये जीरो है ना पीछे भाई, 50 मल्टीपल चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 50 की मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को कर देना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन की रीडिंग करो। ठीक है, लेक्चर को स्टॉप करो और अपने ट्राई करो, उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन को देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में अमल और पानी का विलयन था, जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से 4 लीटर विलयन निकाल लिया जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। यदि परिणामी विलयन में 30% अम्ल है, तो प्रारंभ में बर्तन में विलयन में पानी की मात्रा, स्टार्टिंग में पानी कितना था, ये चीज पता करनी भाई। ठीक है, ये एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन अपनी कैटेगरी का एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बर्तन है, उसमें क्या क्या चीज है, एसिड एंड वाटर है भाई, समझो बात को बहुत गहराई से। एसिड एंड वाटर है, रेशो उसने कैसे दिया, परसेंटेज के अंदर दिया। आपको फ्रैक्शन ब्रेक करनी आनी चाहिए। 40% कितना हो जाएगा, अगर मैंने इसे सारे को 100 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 तो मेरा हो गया क्या, वाटर। जो 9 बच गया वो एसिड हो जाएगा क्या, यही दिया ना उसने, वाटर दिया ना, जिसमें 64% पानी है। बताओ, ये रेशो आ गया एसिड एंड वाटर का। अब क्या हुआ हमारे साथ, उसने निकाला इसमें से कुछ, ये दिया उसने 4 लीटर निकाल दिया भाई। अब एक बात मेरे से आप बताओ, जब उसने 4 लीटर निकाल दिया, तो ये 4 लीटर निकलने के बाद रेशो क्या होगा, एसिड एंड वाटर का रेशो अगर मैं पूछूं, अगर याद रखियो मेरी एक बात हमेशा, अगर कभी भी आप मिश्रण में से कुछ चीज निकाल रहे हो, विलियन निकाल रहे हो, ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होने का कि रेशो चेंज हो जाएगा। रेशो कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है। क्योंकि भाई मान लो कि कोई भी चीज आप ले लो, उसमें से आप निकालते जा रहे हो तो दोनों चीजें उसी रेशो में निकलेंगी। जैसे कि 9-16 में है ना, अगर आपने इसमें से एक ग्लास निकाल दिया पानी का, ठीक है, तो क्या है उसमें जो निकलेगा ना, वो भी एसिड वाटर ना 9:16 में निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो घुल चुका है पहले से बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो जब हम 4 लीटर निकाल लेंगे तो रेशो में नो चेंज होगा, रेशो चेंज नहीं होने का, क्वांटिटी चेंज होती है सिर्फ। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे से, इसका मतलब क्या है, अब भी निकालने के बाद भी मेरा एसिड और वाटर का जो रेशो है वो 9:16 ही होगा क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, 9:16 ही होगा मेरा भी। ठीक है, अब आप आगे देखो, फिर इसने क्या करा, इसने उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, पानी मिला देगा वो 4 ही लीटर, 4 लीटर। अब क्या ऐड किया, पानी। ठीक है, वाटर ऐड कर दिया 4 लीटर। अब रेशो चेंज होगा, रीजन क्या है, एक चीज को आप डाल लोगे, दूसरी चीज को तो आप डाल नहीं रहे, एक चीज को डालोगे, जिसे आप डालते जाओगे उसकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। अब रेशो के अंदर चेंज आएगा, और उसने क्या चेंज बताया कि अब क्या हो गया, अब बोल रहा कि एसिड एंड वाटर क्या हो गया, उसने बोला कि परिणामी विलयन में 30% अम्ल है। अब अम्ल कितना है, 30% है, यानी कि अगर वाटर 7 है ना, तो एसिड 3 है। ये चीज उसने मेरे सामने रख दी भाई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, आपने ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार करे होंगे, आप इस क्वेश्चन को ब्रेक करो। एसिड एंड वाटर का रेशो 9:16 है, 4 लीटर पानी मिला दिया, रेशो ये हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप अक्सर करते रहते हो। ठीक है,
ये बार बार मुख वगैरह में भी आपके सामने आते रहे क्वेश्चन, ठीक है। तो 9:16 था स्टार्टिंग में, फिर आपने क्या ऐड करा, उसके अंदर आपने ऐड कर दिया वाटर, रेशो कितना हो गया, 3:7 हो गया। अब आप एक बात मेरे से बताओ, आप ऐड तो वाटर को कर रहे, एसिड क्यों चेंज हो गया, एसिड को आप सेम करोगे, सेम करने के लिए क्या, इसे मैं 9 बनाऊंगा तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्या, तो ये मेरा 9 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। अब ये एक बात बताओ मेरे से, आपने कितना वाटर ऐड करा आपकी भाषा में, आपकी भाषा में आपने 5 ऐड कर दिया क्या, लेकिन क्वेश्चन क्या करा, 4 लीटर ऐड करा आपने भाई, 5 की वैल्यू 4 है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 4/5 हो जाएगी क्या, ठीक है। और भाई लास्ट कंडीशन में कितना है, 30 है क्या, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 4/5 गुना 30, 5×6 = 30, 6×4 = 24, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ना 24 लीटर है। अब आप मेरे से एक बात बताओगे, अगर यहाँ पे 24 लीटर है तो यहाँ पे भी 24 लीटर होगा क्या, रीजन क्या है, अगर मैंने स्टार्टिंग की क्वांटिटी एक्स मान ली, तो मैंने उसमें से 4 लीटर निकाला और मैंने 4 ही लीटर ऐड कर दिया, तो ये भी एक्स ही होगी क्या, रीजन क्या, एक्स एक्स तो खुद में खुद ही कट गया, जितना निकालना था उतना ही ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी जितनी यहाँ पे भी उतनी होगी क्या, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी 24 लीटर ही थी क्या मेरी, बताओ। लेकिन इसके हिसाब से तो 16, देखो 9 और 16 को मैं ऐड करूंगा तो 25 है, यहाँ पे 25 की वैल्यू 24 है। अब ये लास्ट आ गया क्वेश्चन का, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, यानी 24 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 25 है ना मेरी भाषा में, मेरी भाषा में 25 है, लेकिन वो कितना बोल रहा, वो बोल रहा कि भाई 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 24/25 आ गई भाई। और मुझे क्या निकालना, मुझे तो सिर्फ वाटर निकालना, तो 16 की वैल्यू निकालनी भाई। ये एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है, सीजीएल में, सीडीएस कैट वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हमें क्या है, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवानी, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। मैंने क्या करा, मैंने नीचे 25 से मल्टीप्लाई, 25 में मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मैंने 100 बना लिया, मैंने यहाँ पे भी कर दी, ऊपर भी कर दी, ठीक है। अब मेरा ऊपर वाला डाटा देख लो क्या बन गया, 16×4 = 64 गुना 25, जब मैंने मल्टीप्लाई करूँगा 4×4 = 16, ठीक है, तो मुझे 1536 मिलने वाला है भाई, और नीचे मेरा बन गया 100, तो मैं 2 जीरो उधर जंप करवा दूंगा, क्योंकि नीचे मैंने 100 बना दिया, और ये इसीलिए बनाया था मैंने, ताकि मैं पॉइंट लगा सकूं, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन भी आसान होगी और चीज़ें ईजी पड़ेगी मुझे, तो 15.36%, सॉरी परसेंटेज लीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, बस तरीका वही रहेगा, आप वीडियो को रोकोगे और अपना क्वेश्चन करोगे, और ऐसा होगा कि इस सेट में भी कोई डाउट आ गया तो आप बोल दियो, हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेट में भी उसके जैसे क्वेश्चन लेके आ जाएंगे हमारे पास, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है हमें, पढ़ाने में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए वैसे भी, ठीक है, क्योंकि हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा अगर आपकी समझ में ना आया कुछ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी डाउट रहा या फिर कोई भी डाउट है, रिलीवेंट होने चाहिए बस, ठीक है, तो क्या करोगे आप, हमें सेंड करोगे, हम उसे क्या करेंगे मुख के अंदर ऐड कर देंगे, उसके जैसे एक दो क्वेश्चन और ऐड कर देंगे, 2-3 दिन तक उसके जैसे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, पी क्यू और आर एक टंकी को क्रम से 20, 25 और 40 घंटों में भर सकते हैं, नल क्यों को 10 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर नल क्यों को बंद कर दिया जाता है, नल पी और आर को खोला जाता है, नल आर को टंकी भरने से 9 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सबसे पहले वही करोगे आप, इसे हल्का सा इजी बनाओगे, कैसे, अपनी लैंग्वेज दे दोगे इसे एक बार, ठीक है। पी के वार मान लिया मैंने, 3 टैंक है, सॉरी 3 पाइप है मेरे पास, सारे के सारे फीलर्स हैं, इनलेट पाइप्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो पहले वाला क्या कर रहा, 20 घंटे में बढ़ सके भाई, दूसरे वाला 25 में, और तीसरे वाला 40 घंटे में बढ़ सके। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, एटलीस्ट मुझे ये तो पता लगे कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मैंने मान लिया कि मैं इनका एलसीएम लूंगा, मैं मुझे मिल गया 200, 200 मैंने मान लिया कि वो जो टैंक है 200 की कैपेसिटी का है, ठीक है। अब देखो पी 20 घंटे में बढ़ सके, तो इसकी हर एक घंटे काम करने की क्षमता 10 रही होगी, ये 25 में कर सके तो इसकी 8 रही होगी क्या, 25 × 8 = 200, 40 है तो इसकी 5 रही होगी क्या,
मैंने इनकी तीनों की क्या कर दिया, एफिशिएंसी मैंने निकाल ली, मेरे सामने आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ूंगा। इसने कहा कि भाई वो क्या करा, नल क्यों को 10 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, नल क्यों कौन सा है मेरा, ये है 8। मैंने से क्या करा, 10 घंटे खोल दिया। अब वो 1 घंटे में 10 काम करे, सॉरी, 1 घंटे में 8 काम करे, 10 घंटे में उसने 80 काम कर दिया क्या? 80 काम तो ऑलरेडी हो चुका है मेरा। अब मेरे पास काम बचा कितना था, 120 काम जो है अभी भी रिमेनिंग है क्या? ठीक है, अब मैंने उस पाइप को कर दिया बंद। अब अगली कंडीशन देखो आप, नल पी और आर को खोला जाता है और नल आर को टंकी भरने से 9 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। पिछले मूक में भी आई है जी, 9 घंटे पहले किसको बंद कर दिया गया, आर को। ठीक है, टंकी भरने से 9 घंटे पहले बंद कर दिया आर को। तो मैंने क्या बताया, कभी भी किसी को बीच में, जैसे लास्ट से कोई जाना चाहे तो नहीं जाने देना है, पहले नहीं जाने देना किसी को। किसने कहा कि भाई 9 घंटे पहले आर को बंद कर दिया, अब आप इससे काम करवाओ 9 ही घंटे, आपको जाने नहीं देना है। तो आप देखो 9 है जो, 9 घंटे काम करा किसने, आर ने। तो 9 घंटे में आर कितना काम करेगा ये चेक करो आप। आर 1 घंटे में 5 काम करता है, तो 9 घंटे में 45 काम और करता क्या अगर ये रहता है इसमें। तो आप क्या करो, ये 45 काम इस पर करवाओगे तो मेरा काम कितना बन जाएगा, 165। करने वाले कौन है, ये तो टैंक बंद कर दिया था, करने वाले कौन है, पी और आर। ठीक है, पी और आर, 10 और 5 15, यानी 15 की एफिशिएंसी से ये काम होगा। अभी भी 11 घंटे और लगेंगे क्या? बताना क्या है आपको, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब आप छोड़ो, 8 घंटे तो पहले वाले हैं, टोटल आवर्स, टोटल घंटे भाई। ठीक है, 8 घंटे पहले हो गए और ये 11 घंटे ही आ गए मेरे। ठीक है, या पहले कितने दिए थे उसने घंटे, 10 घंटे थे भाई पहले। ठीक है, ये काट दो, 10 घंटे पहले हो गए और 11 घंटे ही आ गए। 10 और 11 21 घंटे लग गए आपके पहले वाले, ये कुछ नहीं है। 21 घंटे आपको टैंक भरने में पूरे लग जाएंगे। ठीक है क्या जी, 21 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज से। ये देखो क्या करा भाई, 12,000 रुपए की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीने के लिए चक्रवर्ती ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना। भाई ठीक है, ये कह रहा है कि भाई 18 महीने आपको क्या है, अपना पैसा ब्याज पे दे देना, लेकिन कंडीशन क्या है, एक बार तो आप ईयरली दोगे, रेट रखोगे ईयरली, एक बार आपको क्या करना, हेल्प ईयरली देनी। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 20% जब मेरी ईयरली जाएगी तो पहले साल क्या है, 20% रहेगा क्या रेट। ठीक है, अगले साल भी मेरा 20% रहता, लेकिन मेरे पास टाइम क्या है, आप टाइम की तरफ देखो एक बार, 18 महीने है तो मेरे पास 6 महीने बच रहे हैं आगे। तो वो जो 20% रेट काम कर रही थी पूरे साल के लिए थी, तो 6 महीने के लिए वही रेट 10% का काम करेगी क्या, ये 10% बन जाएगी क्या। ये मेरी ईयरली वाली कंडीशन लिख रहा है मेरी तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे से कमेंट कर दियो, मैं दोबारा फिर ऐसे क्वेश्चन ले आऊँगा। ठीक है, अब हाल ईयरली देख लो क्या कंडीशन, हाल ईयरली देख लो। 20% के आपके पास ईयरली रेट है, तो हाल ईयरली 10% लग जाएगी क्या, 10% रेट काम करेगी आपकी। लेकिन क्या है, 18 महीने आपके पास है, तो 6 महीने कितने स्लॉट बन के तैयार हो जाएंगे, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। ठीक है, ये आपके पास 3 स्लॉट बनेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोडिंग से भी निकाल सको, ऐसे 331 कोड हो गएगा, 10 का रेट लगेगा, 10 का 10% एक, एक का 10% 0.1, तो ये रेट बनेगा आपका इधर 30%, 3%, 0.1%, मैं सबको प्लस कर दूंगा तो 0.1, 3 और 3, 33.1% की रेट आ गई क्या मेरी। और इधर से रेट निकाल लो आप, 20 + 10 + 10 × 20/100। ठीक है, 30 आ गया और इधर से आ गया 2, ये आ गया 32%। तो भाई एक बात बताओ, चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत के अंदर कितना अंतर है। ठीक है, 32 में से आप 33 घटाओगे तो 1.1%। सबसे पहली तो चीज़ मुझे ये क्या बताना देख लो एक बार,
आपको बताना है अर्धवार्षिक, ये जो है रेट के अंदर अंतर ही बताना। तो मेरी भाषा में 1.1%। सबसे पहले तो मुझे पता कि 11 का मल्टीपल मेरा आंसर होने वाला है, लेकिन 11 के मुझे मल्टीपल ये दिख गया एक तो। ठीक है, और भी है, यही है बस। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम सोल्व करके दिखाएंगे आपसे। ठीक है भाई, 1.1% की वैल्यू आपको बतानी है भाई, जबकि आपको क्या पता है, ये किसकी वैल्यू पता आपको, 100% की। 100% की वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपये। 1% की कितनी हो जाएगी, 12। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 1.1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें मुझे, तो मेरा क्या बन गया होगा। ठीक है, बताओ किसी को दिक्कत है क्या। और एक जीरो ये वाली है जो इधर बच रही थी। ठीक है, दो जीरो ही तो कटी ना, एक जीरो ये बच रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट कट जाएगा इस जीरो से, ये पॉइंट जीरो से खत्म हो जाएगा, तो 132। ठीक है, चलो, आपको क्या है, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सको दोबारा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम नया क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से पढ़ो आप, और ट्राई करो एक बार करने की। एक निश्चित तिथि पर दोनों देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया की सफलता दर 60% है। यानी कि क्या है, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात हो रही है। ठीक है, वे दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका से लगातार अगले 30 एक दिवसीय मैच हार गए और उनकी सफलता दर घटकर 30% रह गई। दोनों देशों के बीच खेले गए वनडे मैचों की कुल संख्या बतानी, यानी बाद के 30 भी और पहले वाले भी जोड़ दियो। ठीक है, चलो आप देखो, इसे हम एलिगेशन से ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, ये देखो क्या करा, ऑस्ट्रेलिया पे लगा दूं मैं एक बार एलिगेशन। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सके, ऑस्ट्रेलिया पे लगा दूंगा मैं एक बार, देख लो। एक निश्चित तिथि पर दोनों देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया की सफलता दर 60% है। यानी कि क्या है, स्टार्टिंग में ना ऑस्ट्रेलिया क्या हो रहा, 60% मैच जीत रहा है। मैच कितने हैं मुझे नहीं पता अभी तक, अभी तक मैच के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है मैच कितने हैं। फिर आगे देखो आप, अब ये क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की सफलता 60% में दक्षिण अफ्रीका से लगातार 30 एक दिवसीय मैच हार गए। यहाँ की संख्या मुझे पता है, अगले 30 जो मैच हुए ना, वो लगातार वो हार गए। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया की सफलता दर कितनी है इन मैचों में। ठीक है, इस सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन है, और ये सेकंड वाली है जो बाद में मैच हुए ना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सफलता दर कितनी है, 0%, क्योंकि जीतते ही नहीं भाई वो। बताओ कोई दिक्कत है क्या, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा वो देखो, उनकी सफलता दर ना ओवरऑल 30% आ गई घट के, रिजल्टेंट जो है 30% है। चलो मैं एलिगेशन लगा दूंगा इसके अंदर। ठीक है, ये क्या होगा, बीच में आपकी मिड वैल्यू वैल्यू होगी हमेशा। ठीक है, और क्या होगा, आप बड़े वाली में से छोटे वाली को हमेशा घटाओगे, इन दोनों में कौन बड़ी है, 60 है, 60 में से 30 गया तो 30 ही आगे क्या। यहाँ पे देखो 30 बड़ा है जीरो से, 30 में से जीरो जाएगा तो 30 ही आ जाएगा क्या। जी, 30 की वैल्यू कितनी है, 30 की वैल्यू 30 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू एक है, तो इस 30 की वैल्यू भी कितनी रही होगी, 30 ही कम 30। तो उसने पूछा कि भाई दोनों देशों के बीच खेले गए वनडे मैचों की कुल संख्या बतानी भाई, तो 30 पहली और 30 बाद वाली, कितने हो गए, 60 मैच टोटल है। ठीक है, 60 मैच टोटल, ऑप्शन सी मैच हो जाएगा। आप इस एलिगेशन को ही दक्षिण अफ्रीका पे भी लगा सको। ठीक ठीक है, एक बार देख लो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दक्षिण अफ्रीका पे लगा के दिखाऊंगा आपसे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका 40% जीत रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले 60% मैच जीत रखे हैं, तो यार इसका मतलब दक्षिण अफ्रीका ने 40% जीत रखे होंगे। नंबर हमें पता नहीं कितने हैं। ठीक है, अब इधर देखो आप क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के लिए 0% जीती, यानी दक्षिण अफ्रीका 100% जीतती होगी। दक्षिण अफ्रीका 100% जीतती होगी, ऑस्ट्रेलिया का सफलता 30% रह गया, अगर मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करूँ तो 70% रहा होगा उसका, तो ये एलिगेशन फिर लग जाएगा आपका। बड़ा 100 है, 100 में 70 गया 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कौन है,
70 है, 70 में से 40 गया, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, लेकिन बाद वाले की 30 की वैल्यू 30 ही दे रखी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो इस 30 की वैल्यू भी 30 ही रही होगी। ठीक है, तो 30 और 30 60 मैच। अब आ जाओ आप, एक और तरीके से कर सको आप इसे, तरीके बहुत। देखो क्या हुआ स्टार्टिंग में, एक निश्चित तिथि पर दोनों देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया की सफलता और 60% है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 60% मैच जीत रही, तो अगर 5 मैच हुए तो 3 जीत रही, क्या 2 कौन जीत रही, अफ्रीका। फिर क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद हुआ कि भाई अगले ना जो 30 मैच हुए, इसने दिया ना कि अगले भाई जो 30 मैच हुए लगातार कौन जीत गई, अफ्रीका जीत गई 30 के 30, यानी अफ्रीका 30 के 30 जीत गई, ऑस्ट्रेलिया ने तो 0 मैच जीतता भाई, कोई मैच जीतता ही नहीं है। इसका रिजल्ट क्या बना, ये कह रहा है कि अफ्रीका ने से लगातार 30 मैचों की हार के बाद उसका सफलता दर 30% आ गया, यानी कि हर 10 में से 3 मैच जीत रही है ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ। ठीक है, तो वो 3 मैच जीत रही है अगर 10 में से, तो 7 कौन जीत गई, अफ्रीका। ये आ गया रिजल्टेंट। हम क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 या 21, 3 दूनी 6, ठीक है, ये आ गया डिफरेंस 15। ठीक है, अब यहाँ पे लगाऊंगा 30 या 90, और 7 का 0 में करूँगा तो 0 हो जाएगा, यानी 30 या 90 बच गया सिर्फ। तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 90। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 15×6 = 90। तो आप देख लो स्टार्टिंग वाले मैच कितने थे, 3 और 2 5 थे, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6×5 = 30। यानी स्टार्टिंग में 30 मैच हो रहे थे भाई, और 30 मैच ही बाद में हुए, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 मैच। आप ऐसे अपने क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, तो तरीका कोई भी लगाओ सब एक ही बात है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसने कहा ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं, इनकम की बात हुई स्टार्टिंग में, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यही तो कंडीशन है, और क्या है, कुछ भी नहीं। बात हो रही है ए और बी की, ए और बी की बात चल रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या हुआ स्टार्टिंग में, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, 60% की फ्रैक्शन 2/5। ठीक है, तो 60% कम होने का मतलब क्या है, सिर्फ 2 रह जाना, और क्या है, ए की आय है, बी की सिर्फ इतनी, कितना 60% कम, तो 60% कम होने का मतलब 3 कम हो जाना 5 से। अगर बी की 5 है तो इसकी सिर्फ 2 रह जाएगी क्या, जी बिल्कुल, ये रेशो आ गया इनकम का। अब आगे क्या कहा, और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। 60% होना मतलब 5 से 3 हो जाना। अगर इसकी क्या है, एक्सपेंडिचर 5 है तो इसका कितना होगा, सिर्फ 3 होगा क्या, बताओ। अब आगे इसने क्या कहा, इसने कहा कि यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, यानी ये कह रहा है कि ए है ना, ये इसकी जो आय है और बी का जो खर्च है, बी का खर्च है उसके 70% के बराबर है सिर्फ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आवे, वो आगे क्या कर रहा है, आपसे कंडीशन देता जा रहा, तो आप क्या करोगे, आप इसमें ऐसी 70% ना लगा दियो, आप क्या करोगे, सबसे पहले इन्हें इक्वल करोगे। अभी देखो 2 और 5 तो अलग अलग है, सबसे पहला टास्क है इन्हें इक्वल करोगे आप। ये 5 है और ये 2 है, मैं से 5 बना दूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना दूँ क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, अब ये भी 10 बन गया। मैंने सबसे पहले क्या करा, इक्वल कर दिया। और इक्वल आप ऐसे ही नहीं कर दो कि आपने यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई कर दी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसका रेशो इसके साथ है तो इसमें भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 ही कर दी तो यहाँ पे 2 ही करनी पड़ेगी। अब बताओ, अब ये इक्वल हो गया, अब बताओ क्या करा, ये कह रहा है कि यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, यानी कि अगर मैं इसे मान लूँ 10 तो ये 7 है, 70% अभी हुआ ना इसका एक। ठीक है, तो मैंने इसमें आप 7 की मल्टीप्लाई करी तो मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे 10 की करी तो यहाँ पे भी 10 की करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बन गया मेरा 70, 5 दूनी 10, 10 सते 70, ये देख लो 3 दूनी 6 और 10 60।
ऐसे ही आप इसे देखो, 25 सत्ते 175। ठीक है, ये देखो 5 दूनी 10 और 100, ये 100 आ जाएगा। अब देखो ए मेरा 70 कमाता है, अभी 60 खर्च कर देगा तो 10 बचाता है। ऐसे ही देखो ये 175 कमाता है, 100 खर्च कर देता है तो 75 बचावेगा क्या। ये आ गई मेरी सेविंग्स इस रेशो में। इसका रेशो निकाल दो आप, रेशो पूछे ना तो 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 दूनी 10 और ये 15 आ जाएगा, 2:15। ऐसे क्वेश्चन को डील करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाए आपके। अगला क्वेश्चन, ये रेशो से, ये रेलवे के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यौगिक अनुपात, ये आप जब भी कर पाओगे जब आपको यौगिक के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, किसी भी दो संख्या का आपसे दो रेशो का यौगिक अनुपात क्या होता है, आप उनके अंश को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उसके हर को हर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको क्या मिलेगा, यौगिक अनुपात मिलेगा। मान लो जैसे कि एग्जांपल के लिए, एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, 3 4 था पहले वाला, ठीक है, और दूसरे वाला क्या है, 6 और 7। तो आप इनके ऐसे मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो ये आपको क्या मिल गया, ये ही यौगिक अनुपात है, जो उसका रिजल्टेंट होगा वही आपका यौगिक अनुपात होगा। ठीक है, हमारी भाषा में तो ये आया, लेकिन उसने कितना दिया, 36/x। वो करा कि 36/x है भाई। अब आप एक बात बताओ, ये बन रहा 36 18, 18 का 36 हो रहा, तो ये देखो इसका दुगुना है क्या ये? तो ऐसे इधर 7 7 चौक 28, 28 का दुगुना कितना होगा, 56 हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी आंसर, ये यौगिक अनुपात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे करो आप एक बार ट्राई। थोड़ा डाटा ऐसा है कि भाई आप कंफ्यूज हो सको। ठीक है, लेकिन नहीं होना है। पेपर के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ और भी चीज़ रही होगी। ठीक है, उसने कहा 16.8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे कर लेंगे। सबसे पहले आप बताओ, गोले के आयतन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपसे थोड़े दिन पहले, एक दो वीडियो पीछे जाओगे आप। 1/3 पाई आर की 3, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो आप, आर की 3। अब आर कितना है, 16.8 मेरा क्या है, ये तो आर नहीं है, ये तो पूरा व्यास है, तो इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे अपना रेडियस मिल जाएगी क्या। ये आ गई मेरी रेडियस। ठीक है, और आर की 3 लेना, तो मैं से 3 बार दूंगा भाई। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या। तो मुझे यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर एक 3 से मैं इसे काट भी दूंगा ना, तो मेरे पास जब भी दो है, 1 2 3 भी बचे हुए हैं अभी। ठीक है, यानी कि मेरा जो भी आंसर होगा, सबसे पहले तो क्या है, दो का मल्टीपल तो है सारे ही है, और यहाँ पे बहुत सारे दो है वैसे भी। ठीक है, मैं चेक करूंगा 11 का मल्टीपल है क्या। ठीक है, 7 का मैं नहीं चेक करूंगा क्योंकि मेरा 7 कट गया यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे भाई बात को। 11 का मल्टीपल आपका आंसर जरूर होगा, 11 का होगा तो फिर मैं 3 चेक कर दूंगा कि मेरे पास कितने हैं। मेरे पास 2 3, अगर एक मान लो कि 11 का ऑप्शन मुझे एक या दो ऑप्शन में मिल जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 3 का ऑप्शन चेक करूंगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो हिडन चीजें हैं मैं उन्हें निकाल लूंगा इनके अंदर से, वहां पे जाके फिर चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 11 का चेक कर दूँ। ठीक है, ये देखो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, 2 4 7 3 8 1 2, ये -1, ये -5, ये -3 और ये -2। ठीक है, 5 6 7 8, 8 और 3 11, माइनस के 11 आ गए। ठीक है, यानी 11 का मल्टीपल है, तो ये मेरा आंसर होने के चांस अभी पूरे पूरे हैं। तो मैं अभी इसे भी चेक करूंगा, दूसरे ऑप्शन को। 2 4 डिजिट चेंज होगी तो नहीं होने का है, सारी चीज़ें और तो सेम है। 1 2 डिजिट चेंज कर दी, मैं से चेक कर लूँ, थर्ड ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। 2 4 8 7.3 1 2, -1 +4 -4 और ये होगा प्लस, सॉरी माइनस का 2। ये 4 से 4 कट गए, -3 आई, ये भी नहीं है मेरा आंसर। ठीक है, मैं लास्ट वाला देख लूँगा, 24 8 3.172। ये आ गया मेरा 5 प्लस का, ये आ गया मेरा कितना प्लस का 2,
ये -4, अगर मैं जीरो पर डालूंगा पेयर बनाने के लिए तो ये -2, माइनस का 6 और 5 ये 7 प्लस का 7, तो ये एक आ गया, ये भी नहीं होने गए। तो भाई सारे ऑप्शन मेरे कट गए, मेरा आंसर है ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भाई। इसमें आपको क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। अब आपको लग रहा है गुणा तो करना बहुत आसान है, जी हाँ, अगर आप कर सकते हो तो आसान ही है। देखो भाई क्या कर रहा है इसमें, आपको करनी है गुणा। तो आप एक चीज़ सोच सको पहले तो, कि भाई 7 × 21 पीछे एक आएगा, सबके पीछे एक ही लिख रहा है भाई। ठीक है, तो आप यहाँ भी फंस जाओगे। तो अब आप क्या चीज़ ट्राई करोगे, आप देखोगे कि भाई साहब क्या लिख सको, ये 300, देखो मैं 273 को लिख रहा है, इसे मैं लिख सकूँ 300 माइनस 23, और इसे क्या लिख सकूँ मैं, 300 प्लस 23 लिख सकूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं 300 का स्क्वायर कर दूंगा 9। ठीक है, इसमें से मैं क्या करूँगा, 23 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। ठीक है, 23 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा और उसमें से घटा दूंगा, जो आएगा मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सके, एक मैं क्या कर सकूँ इसके अंदर, इधर देखो जो मुझे बताना है, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन को ऐड किया, ये तो आप कर ही लोगे अगर आपके पेपर में आ गया। आप इसमें से क्या करो, 23 का स्क्वायर माइनस कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देख लो तरीका क्या है, आप ऐसा ना करके एक बार ऐसे भी चेक करियो। ठीक है, मुझे क्या है, 277 और 323 और 323, इनका गुणनफल ज्ञात करना। तो मैं क्या कर रहा, मैं इनका डिजिट सम ज्ञात कर दूंगा। ठीक है, 7 7 14 15 16, 16 का मतलब आपके डिजिट्स को जोड़ते चले जाओ। देखो 7 और 7 14, और ये 15 16, 16 का मतलब है डिजिट जोड़ो, 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, इधर का डिजिट सम है 7, इधर का देख लो 3 3 6 7 8, ये आ गया 8, और 8 56, 56 में आ गया 5 और 6 यानी 11 आ गया, और 11 के अंदर डिजिट सम आ गया, एक और एक को जोड़ूंगा तो 2। मैं चेक कर दूंगा आंस किस जिस भी ऑप्शन का आंसर मेरा ना डिजिट सम मुझे 2 मिल जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा पहले वाले को, तो 9 हो गया, 9 होते ही ना चीजें जीरो हो जाएंगी, बस ये ध्यान रखिए डिजिट सम के अंदर। 9 हो गया, ये तो ऑटोमेटिक खत्म, और 8 और 1 9, ये भी खत्म। 7 और 4 कितना हो गया, 7 और 4 11, 11 1 और 1 2 से बने। ठीक है, तो मेरा ये आंसर अभी तक हो सके, लेकिन मैं भी डन नहीं हूँ। मैं पहले क्या करूँगा, इन्हें भी एक बार वेरीफाई करूँगा। 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27 और 1 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब एक और जीरो को जोड़ूंगा तो 1, ये मेरा आंसर नहीं होने का। अब मैं से चेक करूँगा, 9 तो मेरा जीरो हो गया, 3 और 1 4, 7 और 4 11, और एक 12, 12 का मतलब ये 3 है, तो ये भी नहीं होने का है। ठीक है, अभी तो सिर्फ ऑप्शन ए ही है। अब ये 9 ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, 8 और 1 9, ये भी जीरो हो गया, 3 बच गया, ये भी नहीं होने का है। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर है। ठीक है, थैंक यू भाई। इस क्लास को आप देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, और रिव्यू दोगे, मतलब कमेंट बॉक्स में कि आपको आज का सेट कैसा लगा। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना भी ज़्यादा कर पाओगे। थैंक यू क्लास।